अब तक हम बैकएंड से सिर्फ जेसन रिस्पॉन्स भेज रहे थे, लेकिन अगर आपको डायनामिक HTML पेज रेंडर करने हो जहां डेटा सर्वर से आए और HTML में डायरेक्टली शो हो जाए, तो वहां पर प्लेन HTML काम नहीं आता। इसीलिए हमें एक्सप्रेस देता है टेम्पलेट इंजन्स, और उनमें से सबसे पॉपुलर और सिंपल है EJS। EJS हमें अलाउ करता है HTML के अंदर ही डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट लिखने का, जिससे हम सर्वर साइड डेटा को डायरेक्टली पेज के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि टेम्पलेट इंजन क्या होता है, EJS एक्सप्रेस के साथ कैसे काम करता है और कैसे हम अपना पहला डायनामिक पेज रेंडर कर सकते हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेंद्र, आप देख रहे हैं लोकी अनलॉक्ड, जहां हम अनलॉक करेंगे आपके ट्रू पोटेंशियल को। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। चलिए समझते हैं Node.js में टेम्पलेट इंजन क्या होता है। जो टेम्पलेट इंजन है वो हेल्प करते हैं जनरेट करने में डायनामिक HTML को, कंबाइन कर देते हैं HTML को, और जो भी डेटा होता है, जो भी हमारे बैकएंड से डेटा आता है, डायरेक्टली वो HTML में रेंडर होकर स्क्रीन पर दिखाई देता है। सर्वर सेंड रेडीमेड HTML टू ब्राउज़र, जो सर्वर है वो टेम्पलेट इंजन की हेल्प से डायनामिक HTML को रेंडर कर सकता है। अब समझते हैं कि हमें टेम्पलेट इंजन की ज़रूरत क्यों पड़ी। जो प्रॉब्लम थी विदाउट टेम्पलेट इंजन, क्या होता था कि हम स्टैटिक HTML को सिर्फ रेंडर कर पाते थे, कोई भी डायनामिक डेटा को हम रेंडर नहीं कर पाते थे। अगर हमें कोई भी डेटा रेंडर करना है तो हमें वो जो वैल्यूज़ थी वो हार्ड कोडेड या फिर स्टैटिक डालना पड़ती थी, तो जो HTML का कोड है वो बहुत रिपीट हो जाता था। जो टेम्पलेट इंजन है वो अलाउ करता है डायनामिक कंटेंट रेंडरिंग को। अब समझते हैं कि EJS क्या है। जो EJS का मतलब है वो है एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट। ये पॉपुलर टेम्पलेट इंजन है एक्सप्रेस का, जो अलाउ करता है जावास्क्रिप्ट को HTML के अंदर डायरेक्टली लिखने के लिए, और ये ईजी भी है। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको EJS बहुत ही ईजिली समझ भी आ जाएगा। आपको EJS अपने एक्सप्रेस एप्लीकेशन में यूज़ करने के लिए सिंपली इंस्टॉल करना है EJS पैकेज को, और उसके बाद app.set मेथड का यूज़ करके व्यू इंजन में EJS को डिफाइन कर देना है, जो कि बताता है एक्सप्रेस को कि हम EJS का यूज़ कर रहे हैं और हमें कोई भी EJS को अलग से रिक्वायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चलिए हम डायरेक्ट कोड में जंप करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम EJS का यूज़ कर सकते हैं डायनेमिक HTML को रेंडर करने के लिए। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने ऑलरेडी 221 फोल्डर बना रखा है, जिसमें पिछली वीडियो का ही कोड है, जिसमें हमने देखा था कि कैसे हम अपनी एक्सप्रेस एप्लीकेशन में एरर हैंडलिंग कर सकते हैं और 404 मिडलवेयर क्या होता है। तो हमें सबसे पहले तो EJS को इंस्टॉल करने के लिए हमें टर्मिनल में जाना होगा और हम सिंपली लिखेंगे npm i EJS। तो हमारा जो EJS पैकेज है वो इंस्टॉल हो जाएगा, और उसके बाद हमें EJS को यूज़ करने के लिए इसे इंपोर्ट नहीं करना होता, बल्कि हमें यहाँ पर जो हमारी एंट्री लेवल फाइल होती है, जो कि मेरे केस में मेरी app.js, उसमें हमें जो हमारे पास ऐप ऑब्जेक्ट होता है, जो कि हमें एक्सप्रेस पैकेज से देखने को मिलता है, उसमें हमें सिंपली लिखना है app.set, और app.set में हमें सबसे पहला तो आर्गुमेंट पास करना है व्यू इंजन, और उसके बाद जो सेकंड आर्गुमेंट है वो हमें पास करना है EJS, और बस दैट्स इट। अब हमारे जो एक्सप्रेस एप्लीकेशन को पता चल चुका है कि हमें EJS को यूज़ करना है एज अ टेम्पलेट इंजन। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिंपली एक फोल्डर बनाएंगे व्यूज़ नाम से, और इसमें हम सबसे पहले तो एक HTML फाइल बनाएंगे। HTML नहीं, बल्कि हम एक EJS फाइल बनाएंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर index.ejs। जो इसका एक्सटेंशन है वो HTML नहीं है, आप ध्यान से देखिए, वो है EJS। इसमें आप EJS में नॉर्मल HTML भी लिख सकते हैं, लेकिन नॉर्मल HTML के साथ साथ आप जावास्क्रिप्ट को भी इंक्लूड कर सकते हैं HTML में ही, और कैसे लिखना है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अगर हम सिंपली यहाँ पर HTML का बॉयलरप्लेट कोड डालें तो यहाँ पर हमें HTML का बॉयलरप्लेट कोड मिल जाएगा। अब जिन्हें नहीं पता, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया और एंटर कर दिया, तो मैं नॉर्मल HTML का जो बॉयलरप्लेट कोड है वो देखने को मिल जाएगा। और मैं यहाँ पर लिख दूंगा हाई फ्रॉम EJS, इसको मैं सेव करूँगा, और यहाँ से हम app.js में जाएंगे, और हमारा जो यहाँ पर पुराने जो रूट्स हैं उनको मैं अभी के लिए कमेंट आउट कर दूंगा, और यहाँ पर मैं नया रूट बनाऊंगा app.get, जिसमें हम हमारे जो रूट होगा वो होगा
और यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दो ऑब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। और यहाँ से हम सिंपली कर देंगे रिटर्न res डॉट, हमें जो फंक्शन का यूज़ करना है रिस्पॉन्स में वो है रेंडर। अगर हमें हमारी जो EJS फाइल है उसको रेंडर करना है, उसको ब्राउज़र पर रेंडर करने के लिए हमारे पास रेंडर मेथड होता है, जिसमें हमें सिंपली हमारा जो फाइल का नेम है वो पास करना है विदाउट एक्सटेंशन। जैसे हमारी फाइल का नेम था index.ejs, तो हमने सिंपली पास किया सिर्फ इंडेक्स, और ऑटोमेटिकली ये जो व्यूज़ फोल्डर के अंदर सर्च करेगा कि index.ejs नाम की कोई फाइल है और उसे मिल जाएगी और उसको ये ब्राउज़र पर रेंडर कर देगा। मैं फाइल को सेव करूँगा और अपने सर्वर को करूँगा स्टार्ट। यहाँ पर लिख दूँगा मैं node/app/f। इसके बाद हम अपने ब्राउज़र पर आएंगे और लिखेंगे लोकलहोस्ट 3000। तो हमें, अगर आप देख पा रहे हो, तो हमें हे फ्रॉम EJS देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये तो हुई स्टैटिक HTML फाइल, ये तो आप नॉर्मल HTML से भी कर ही सकते हैं, क्योंकि हमने अभी तक कोई भी ऐसा वेरिएबल यूज़ नहीं किया है जो आप HTML में ना कर पाते हो। ये काम आप नॉर्मल HTML को रेंडर करके भी कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर अगर हम कॉमा लगाएं तो हमें जो सेकेंड आर्गुमेंट है उसमें कुछ ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। इन ऑप्शंस में हम अपने जो वेरिएबल्स हैं उन्हें सेंड कर सकते हैं हमारे index.ejs फाइल में। मान लो मैंने यहाँ से सेंड किया नेम, और मैंने नेम में सेंड कर दिया लोकेंद्र। मैं यहाँ से फाइल को सेव करूँगा। अब हमें जो हमने नेम सेंड किया है वो हमें नेम इसमें एक्सेस करना हो तो हम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख दूंगा, मान लो हेलो फ्रॉम EJS की जगह मैं यहाँ पर लगाऊंगा %% एंड लेस देन, और यहाँ पर लगाऊंगा एक इक्वल का साइन, और यहाँ से हमने जो भी वेरिएबल का नेम पास किया होगा वो वेरिएबल का नेम हमें सिंपली यहाँ पर दे देंगे। इस फाइल को मैं सेव करूँगा और यहाँ से मैं सर्वर को करूँगा रीस्टार्ट। अब जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो हमें हाई फ्रॉम लोकेंद्र देखने को मिल रहा है। मीन्स जो भी हमने यहाँ से वेरिएबल का नेम पास किया वो हम यहाँ पर हमारे HTML में एक्सेस कर पा रहे हैं डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट को लिखकर। हमने यहाँ पर क्या लिखा, हमने सिंपली सबसे पहले लगाया एक लेस देन, उसके बाद लगाया %, और उसके बाद एक इक्वल का साइन। इक्वल का साइन लगाते हैं जब भी आपको किसी वेरिएबल को एक्सेस करना हो, और उसके बाद अगेन जो भी वेरिएबल का नेम था वो, उसके बाद %, और जो हमारा ग्रेटर देन का साइन था, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि हमने सबसे पहले तो ओपन किया % को और फिर क्लोज कर दिया % को। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। इसके बाद है कि मान लो मैंने यहाँ से भेजी एज, और एज में मैंने मान लो भेज दिया 25, और मान लो कि आपको यहाँ पर इफ एल्स कंडीशन देनी है कि इफ़ अगर एज की वैल्यू ज़्यादा होती है 18 से तो आई कैन वोट, अदरवाइज आई कैन नॉट वोट। तो हम ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, जिस मीन्स हम इसमें डायरेक्टली अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं इफ एल्स का। हमें सिंपली लिखना है लेस देन %% और ग्रेटर देन, और उसके बीच हम लगाएंगे अपना जावास्क्रिप्ट का कोड। अब हमें अगर नॉर्मल जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो हमें यहाँ पर कोई भी इक्वल का साइन नहीं लगाना है, ये आपको याद रखने वाली बात है। हम यहाँ पर लिखेंगे इफ़, और इसमें लिखेंगे एज इज़ ग्रेटर देन, अगर होती है 18 तो हम क्या करेंगे, मैं सिंपली यहाँ पर लिख दूंगा कि आई कैन वोट, और यहाँ पर हमें जो इफ़ का हमने ओपन किया है ब्रैकेट उसे क्लोज भी करना होगा। क्लोज करने के लिए सेम यहाँ पर हम लगाएंगे, और यहाँ पर लिख देंगे हम एल्स आई कैन नॉट वोट %%, और यहाँ पर इस ब्रैकेट को मैं कर दूंगा क्लोज। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, सबसे पहले तो अगर आप एक बात ध्यान दें तो मैंने यहाँ पर अगर नॉर्मल एक वेरिएबल को एक्सेस किया था तो यहाँ पर हमने लगाया था इक्वल का साइन, लेकिन हम यहाँ पर वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर इफ़ कंडीशन लगा रहे हैं, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट लिखते टाइम हमें कोई भी यहाँ पर साइन नहीं लगाना है, हमें सिंपली % के बीच में अपनी जावास्क्रिप्ट को लिखना है। तो हमने सबसे पहली लाइन लिखी कि इफ़ एज की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 18 होती है तो
हमारा ये वाला कोड जो है मीन्स इसको प्रिंट कर दो, हमारे HTML पे रेंडर कर दो। अदरवाइज हम इस चीज़ को रेंडर कर रहे हैं। अगर मैं इसको सेव करूं, सर्वर को करूं रीस्टार्ट और मैं यहाँ से रिफ्रेश करूं तो यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है आई कैन वोट, क्योंकि जो मैंने यहाँ से एज भेजी थी वो भेजी थी क्या 25, लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ से भेज दूँ 17 और सर्वर को करूँ रीस्टार्ट, रिफ्रेश करूँ तो आई कैन नॉट वोट देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद ये चीज़ आपको समझ आई होगी। मैं एक बार और बता दूं तो क्या किया कि सबसे पहले तो हमने लिखा कि इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18, तो ये कोड तो आपको पता ही होगा, ये है नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का कोड। और इसे लिखने के लिए HTML के अंदर इन EJS हमें सबसे पहले तो लेस देन परसेंटेज का साइन और सबसे लास्ट में परसेंटेज ग्रेटर देन का साइन, और हमें ब्रैकेट यहाँ से फिर बंद करेंगे और एल्स ब्लॉक लगाएंगे। उसके बीच में भी सेम अप्रोच, लेस देन परसेंटेज का साइन और लास्ट में भी परसेंटेज ग्रेटर देन का साइन। अब इस एल्स ब्लॉक के हमें ब्रैकेट जो हमने ओपन किया था उसे क्लोज भी करना है, तो सेम अप्रोच यहाँ भी। और उसके बीच में जो भी हमें हमारा रेंडर करना है HTML उसको हम यहाँ पर सिंपली पास कर देंगे, तो हमारा HTML जो है वो हमारे केस के बेस पर रेंडर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। सिमिलरली आप जो है वो फॉर लूप भी यहाँ से लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर अगर मान लो मैंने भेज दिया कुछ यूज़र की डिटेल, मान लो मैंने यहाँ पर नेम पास कर दिया रंजीत, मान लो यहाँ पे और दे दिया उमंग, मान लो दे दिया अभिषेक, मान लो मैंने यहाँ पर 3 नेम पास किए और तीनों नेम्स को मेरे को फॉर ईच लूप की हेल्प से रेंडर करना है मेरे HTML पर, तो ये भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सिंपली लिखूँगा, यहाँ पर पहले तो एक BR ब्लॉक डाल दूंगा जिससे मेरी लाइन जो है वो ब्रेक हो जाए, और इसके बाद मैं यहाँ पर लगाऊंगा परसेंटेज और उसके बीच में हमें क्या करना है, यूज़र भेज रहे हैं ना हम, हाँ, तो यूज़र और उसके बाद फॉर ईच, और यहाँ से हमें एक एक यूज़र देखने को मिलेगा और इन यूज़र को हमें क्या करना है, इसमें रेंडर कराना है। तो हम सिंपली यहाँ पर लिख देंगे यूज़र, और यहाँ से मैंने शायद कुछ गलती कर दी सिंटैक्स में, हाँ एक्चुअली ऐसे नहीं होता है ये, यहाँ पर ये आएगा, उसके बाद ये ब्रैकेट होगा ओपन, उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे यूज़र एंड देन, और ये ब्रैकेट हमको करना है क्लोज और इस वाले ब्रैकेट को भी क्लोज करना है। हाँ तो अभी शायद ये ठीक है। अगर मैं इसको सेव करूँ, सर्वर को करूँ रीस्टार्ट, यहाँ से रिफ्रेश करूँ तो हमें यूज़र देखने को मिला, क्योंकि एक्चुअली ये जो यूज़र है ये हमें इस वेरिएबल को एक्सेस करना है। तो हमें यहाँ पर ऐसे नहीं लिखना है, हम यहाँ पर लिखेंगे लेस देन परसेंटेज इक्वल परसेंटेज लेस देन, तो हमें यहाँ पर जो हमारे नेम्स हैं वो भी देखने को मिल जाएंगे। तो एक बार मैं कोड को एक्सप्लेन कर दूं क्या किया मैंने। सबसे पहले तो हमें जो यूज़र देखने को मिल रहा था उस यूज़र पे हमने लगाया फॉर ईच लूप, और इस फॉर ईच लूप में हमें एक एक यूज़र देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमने लगाया जो फॉर ईच में एरो, हमने फंक्शन पास किया, और ये जो यूज़र है अब ये बन चुका है एक वेरिएबल। तो हमें वेरिएबल को एक्सेस कैसे करना है, यहाँ पर इक्वल का साइन लगाकर, तो भाई हमने किया इक्वल का साइन लगाया, और यहाँ पर लास्ट में हमने जो हमारे फॉर ईच लूप के ब्रैकेट्स थे उनको क्लोज कर दिया। तो हमें हमारे सारे जो यूज़र्स हैं जो हम हमारे कोड से पास कर रहे थे वो हम रेंडर करा पा रहे हैं लूप की सहायता से। हमें एक एक करके अलग से उन्हें जो है वो रेंडर नहीं करना पड़ रहा, हम लूपिंग की हेल्प से रेंडर कर पा रहे हैं। तो अगर हम सिमिलरली अगर और भी यहाँ से नेम्स पास करते हैं, मान लो मैंने यहाँ से पास कर दिया हर्षित, मान लो मैंने पास कर दिया मयंक, मयंक का एम आएगा कैपिटल क्योंकि एक नाम है। सर्वर को मैं रीस्टार्ट करूँगा, इसको रिफ्रेश करूँगा तो हमें हर्षित और मयंक भी देखने को मिल जाएंगे। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अब बढ़ते हैं एक और चीज़ की तरफ। मान लो कि हमारे पास ऐसे 2-3 पेजेस होते हैं, यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पर व्यूज़ में बनाया, और मान लो about.ejs,
और यहाँ पर भी मैं ये बॉयलर प्लेट कोड ले लूँगा और यहाँ पर लिख दूँगा मैं अबाउट पेज। और मान लो यहाँ पर मैंने लिख दिया एक और, मैंने मान लो पेज बना लिया contact.ejs, यहाँ पर बॉयलर प्लेट कोड और सिंपली यहाँ पर लिख दिया मान लो मैंने कॉन्टैक्ट। और यहाँ पर एक काम और करते हैं, हम यहाँ से हम एक नैप बार भी बना लेते हैं ताकि हम जो है वो इन पेजेस पर क्लिक करके नेविगेट कर पाएँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा नेव और इसमें मैं सबसे पहले तो एक ए टैग डाल दूँगा जिसमें हमारा जो होगा ये तो स्लैश ही होगा और इसको मैं दे देता हूँ नेम होम का। जो अगला है वो है अबाउट, तो इसको मैं दे देता हूँ जो हमारा href होगा वो होगा अबाउट और जो लास्ट है वो होगा कॉन्टैक्ट। एंड ऑब्वियसली हमें इन सारे जो हमने अभी हमारे HTML बनाए हैं उनको हमें रेंडर भी कराना होगा। तो हम सिंपली इस कोड को करेंगे या फिर इसको कॉपी नहीं करेंगे, मैं जल्दी जल्दी बना लेता हूँ app.get और हमारा जो रूट है वो है क्या अबाउट, हमें मिलेगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे res.render और इसमें हम पास कर देंगे क्या अबाउट, अनाउट नहीं अबाउट। एंड सिमिलरली यहाँ से हम पास कर देंगे कॉन्टैक्ट और इस फाइल को मैं सेव करूँगा और सर्वर को करूँगा रीस्टार्ट। लेकिन अभी हमने सिर्फ हमारे एक ही HTML में EJS में जो है वो स्नैप बार को बनाया है, तो मैं फटाफट बाकी दोनों में भी स्नैप बार को पेस्ट कर देता हूँ और मैं पेस्ट यहाँ भी कर दूँगा। इसको मैं सेव करूँगा, इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो अब हमें यहाँ पर होम अबाउट और कॉन्टैक्ट तीनों देखने को मिल रहा है। हम यहाँ से अबाउट पर क्लिक करेंगे तो हम अपने अबाउट पेज पर आ गए, कॉन्टैक्ट पर क्लिक करेंगे तो हम अपने कॉन्टैक्ट पेज पर भी आ गए। लेकिन मान लो कल के दिन क्या हुआ, भी हमारे पास 3 ही पेज हैं, मान लो कल के दिन हमारे पास 30 पेज हो गए, तो हमें यहाँ पर क्या 30 जगह हम इस स्नैप बार को कॉपी पेस्ट करेंगे। आप सोचें कि हाँ चलो कर देंगे, कोई बात नहीं, एक बार का काम है। लेकिन मान लो कल के दिन आपने कॉपी पेस्ट किया, उसके बाद आपसे बोला गया कि नहीं हमें ये स्नैप बार अच्छा नहीं लग रहा, हमें स्नैप बार को चेंज करना है, इसकी डिज़ाइन में चेंज करना है, तो आप क्या 30 के 30 जगह उस डिज़ाइन को चेंज करेंगे? बिल्कुल नहीं। यहीं पर काम आते हैं टेम्पलेट इंजन में पार्शियल्स। कैसे बनाने हैं समझाता हूँ। यहाँ पर हम व्यूज़ में जाएंगे और एक फोल्डर बनाएंगे पार्शियल्स, और पार्शियल में मैं यहाँ पर बना दूंगा एक navbar.ejs और एक और बना दूंगा मैं footer.ejs और यहाँ से सिंपली इंडेक्स फाइल में आएंगे हम अपनी, और ऊपर का जितना कोड है इसको मैं यहाँ से कट करूँगा और इसको मैं अपने navbar फाइल में डाल दूँगा। सिंपली इस फाइल को मैं सेव कर दूँगा और यहाँ से हम अपनी index.js में अगेन आएंगे और जो भी फुटर में कोड है इसको मैं यहाँ से कट करूँगा और इसको हम अपने फुटर में डाल देंगे। इसको भी मैं सेव करूँगा। अब बात आती है इनको हमें हमारी जो EJS फाइल है उसमें इंपोर्ट करने की। तो हमें इंपोर्ट करने के लिए सिंपली लिखना है लेस देन का साइन, परसेंटेज ग्रेटर देन, और यहाँ पर हमें लगाना है हाइफन। यहाँ पर हमें इक्वल नहीं हाइफन लगाना है जब भी हमें किसी फाइल को इंपोर्ट करना है। अगर आप जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज में समझे तो इंपोर्ट, लेकिन हम इसमें करते हैं इंक्लूड। तो हम यहाँ पर सिंपली लिखेंगे इंक्लूड INCLUDE और इसमें हमें नाम देना है जिस भी हमें फोल्डर में से इंक्लूड करना है। तो हमारा जो फोल्डर है वो है पार्शियल्स। उसके बाद हमें किसको इंपोर्ट करना है, हमारे navbar.ejs को। तो हम इसमें सिंपली दे देंगे navbar और सिमिलरली हम यहाँ पर फुटर में भी कुछ यही काम करेंगे। हम यहाँ पर दे देंगे क्या फुटर। फाइल को मैं सेव करूँगा और अगर मैं होम पे आऊँ और रिफ्रेश करूँ तो भी हमें सेम चीज़ देखने को मिल रही है। कंफर्म करने के लिए मान लो हम यहाँ से
नैप बार में आए और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि कंपोनेंट फ्रॉम नैप बार पार्शियल। इसको मैं सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा तो हमें कंपोनेंट फ्रॉम नैप बार पार्शियल देखने को मिल रहा है। और सिमिलरली अगर हम फुटर में आए तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि हाई फ्रॉम फुटर। मैं इसको भी सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा तो हमें हाई फ्रॉम फुटर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इसको ऊपर लिखते हैं इसके, और यहाँ पर एक BR टैग भी लगा देता हूँ। सेव करूँगा तो हमें हाई फ्रॉम फुटर देखने को मिल रहा है। उसके बाद हमारे जो कॉन्टैक्ट है इसमें भी हम सेम काम करेंगे। यहाँ से मैं पूरा कोड को उड़ा दूँगा और यहाँ पर हम लिखेंगे लेस देन %, ग्रेटर देन, यहाँ पर हाइफन, इंक्लूड और पार्शियल्स नैप बार। और एक बात याद रखिएगा, जो पार्शियल जो इंक्लूड के अंदर मैंने जो हमारा पाथ दिया है वो एक डबल कोट्स के अंदर दिया है, तो ये बात ज़रूर से याद रखिएगा। और सिमिलरली मैं यहाँ पर लगा दूंगा लेस देन, %, ग्रेटर देन, इंक्लूड और पार्शियल्स एंड फुटर। इसको मैं सेव करूँगा और सेम काम मैं करूँगा अबाउट में भी। यहाँ से ये आ जाएगा एंड देन जो ऊपर वाला पोर्शन है यहाँ पर आ जाएगा क्या, बिल्कुल आपने सही सोचा, नैप बार करूँगा। रिफ्रेश करूँगा, अबाउट में जाएंगे तो हमें अबाउट पेज देखने को मिलेगा। ये क्या खुल गया। और अगर हम कॉन्टैक्ट में जाएंगे तो हमें कॉन्टैक्ट पेज देखने को मिल जाएगा। और अगर अब हमें कोई नया जो है वो ऐड करना हो, इसको मैं सबसे पहले तो हटा दूंगा या फिर रहने देते हैं। अगर मान लो मैं कोई नया पेज ऐड करना हो तो हम सिंपली यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर डाल दिया डमी और यहाँ पर डाल दिया डमी, सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा तो हमें डमी अब हर जगह देखने को मिलेगा। अगर हम होम पे जाएंगे तो भी हमें डमी देखने को मिलेगा, अबाउट में जाएंगे तो भी हमें डमी देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार आप पार्शियल्स का यूज़ कर सकते हैं और अपने जो कोड के रिपीटेशंस हैं उनको बचा सकते हैं ट्राई प्रिंसिपल का यूज़ करते हुए। अब बात आते हैं कि मान लो आपको कोई स्टैटिक फाइल को सर्व करना हो, मीन्स आप चाहते हैं कि मान लो आपको कोई CSS फाइल बनाई और उस CSS फाइल का आप यूज़ कर पाओ डायरेक्टली यहाँ पर। मीन्स आप अलग से CSS फाइल बनाना चाहते हैं। हम यहाँ पर वैसे स्टाइल का यूज़ करके डायरेक्टली CSS लिख सकते हैं, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती। जब भी हम CSS लिखते हैं तो हमें अलग से फाइल क्रिएट करना चाहिए। तो जी हाँ, हम ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक फोल्डर बनाएंगे पब्लिक और उसमें मैं दे दूंगा style.css। और मान लो मैंने यहाँ पर CSS दी कि जो हमारे A टैग हैं उनका जो कलर है वो मान लो हो जाए फॉर सम रीज़न येलो। होता नहीं है बट हमने एग्जाम्पल के लिए मान लिया। तो उसके लिए आप फिर आप नैप बार में आएंगे एंड देन यहाँ पर लिखेंगे, जैसे आप अपनी नॉर्मल CSS को इंपोर्ट करते हैं सिंपली आप इंपोर्ट कर लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे रेल एंड देन स्टाइल शीट href में दे देंगे आप क्या, style.css। इसको मैं सेव करूँगा और अगर हम ब्राउज़र में आए तो आप कहेंगे कि यहाँ तो हमें कोई भी कलर चेंज देखने को नहीं मिल रहा। बिल्कुल सही, क्योंकि मिलेगा भी नहीं, क्योंकि अभी तक हमने अपनी जो style.css है उसको सर्व नहीं किया। तो इसके लिए आएंगे हम अपनी app.js फाइल में और यहाँ पर लिखेंगे app.use और app.use के अंदर हमारे पास जो एक्सप्रेस हमने इंपोर्ट किया है इसके पास एक मेथड होता है स्टैटिक, जिससे हम अपनी स्टैटिक फाइल्स को सर्व कर सकते हैं। इसमें हमें सिंपली जो भी हमारे फोल्डर का नेम है वो फोल्डर का नेम पास कर देना है। हमारी फोल्डर का नेम क्या है, पब्लिक हमने पास कर दिया। सर्वर को करेंगे रीस्टार्ट, तो जो हमारा सर्वर है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। और अगर अब हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारे लिंक्स हैं वो येलो हो चुके हैं, हमें दिखाई नहीं दे रहे। तो हम इसको कलर को पहले तो हम चेंज करेंगे
मान लो हम कलर दे देते हैं ब्लू। ब्लू तो जहाँ तक है कि शो हो जाएगा। रिफ्रेश करूँगा तो अब हमें जो सारे हमारे 8 टैग्स हैं वो ब्लू कलर में दिखाई दे रहे हैं। मान लो कि हम पूरी जो बॉडी है उसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको ही चेंज कर देते हैं। मान लो मैंने कर दिया फॉर सम रीज़न ब्लू। रिफ्रेश करेंगे तो हमारी जो बॉडी है उसका कलर ब्लू हो चुका है। तो अब उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम अपनी CSS फाइल को भी सर्व कर सकते हैं और उसे लिंक कर सकते हैं डायरेक्टली अपने EJS HTML में। तो जो एक्सप्रेस है जैसा मैंने आपको बताया वो टेम्पलेट को ढूंढता है इनसाइड हमारे व्यूज़ फोल्डर। इसीलिए जो भी हमारे EJS फाइल्स हैं उन्हें हमें अपने व्यूज़ फोल्डर के अंदर बनाना चाहिए। और मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे हमें रेंडर करना है अपने EJS टेम्पलेट को और कैसे हम पास कर सकते हैं रेंडर मेथड के अंदर अपने डेटा को डायरेक्टली इनटू EJS HTML, और कैसे हमें एक्सेस करना है हमारे डेटा को। अब जैसा मैंने आपको बताया कि हमें लेस देन परसेंटेज इक्वल का साइन यूज़ करना है अगर हमें कोई भी वैल्यू को, कोई भी आउटपुट वैल्यू को एक्सेस करना हो। हमें कोई भी साइन का यूज़ नहीं करना है, मीन्स परसेंटेज के बीच कोई साइन का यूज़ नहीं करना है अगर हमें अपने जावास्क्रिप्ट लॉजिक को लिखना हो, और हमें हाइफन का यूज़ करना है अगर हमें कोई भी रॉ HTML को एक्सेस करना हो, या फिर हमें पार्शियल को जो है इंक्लूड करना हो हमें अपनी कोई भी फाइल को, तो भी हम हाइफन का यूज़ करेंगे। और ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल ऑलरेडी दिखाई दिया कि कैसे हम इफ एल्स ब्लॉक लिख सकते हैं या फिर कैसे हम फॉर ईच लूप लिख सकते हैं अपने HTML के अंदर डायरेक्टली, और कैसे हम कोई भी लिस्ट को रेंडर कर सकते हैं जैसे मैंने यूज़र लिस्ट को रेंडर करके आपको दिखाया था फॉर ईच लूप की हेल्प से। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि पार्शियल का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं और पार्शियल का यूज़ करके कैसे हम अपने HTML को रीयूज़ कर सकते हैं और कैसे हम अपनी स्टैटिक फाइल को सर्व कर सकते हैं। तो हमने देखा जो टेम्पलेट इंजन है वो जनरेट करता है डायनेमिक HTML को, जो EJS है वो सिंपल और जावास्क्रिप्ट फ्रेंडली है, जो यूज़ करता है कुछ इस टाइप के सिंटेक्स को आउटपुट के लिए। एक्सप्रेस इंटीग्रेट्स इजीली विद EJS एंड ये गुड है फॉर सर्वर रेंडर्ड एप्लीकेशंस बनाने के लिए। तो ये था टेम्पलेट इंजन के बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अगले वीडियो में हम MongoDB के बारे में पढ़ेंगे और अपनी एक्सप्रेस एप्लीकेशन से CRUD ऑपरेशन भी करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।